बुंदेलखंड राज खत्म क्यों किया और दो भागों में क्यों बांटा? इस बात का कांग्रेस पार्टी के लोगों को जवाब देना चाहिए। बुंदेलखंड को दो भागों में ना बांटा जाए। जो बुंदेलखंड को आधा उत्तर प्रदेश और आधा मध्य प्रदेश में कर दिया, उसी वक्त से जो है बुंदेलखंड के ऊपर एक अपराध अत्याचार सा हुआ और तभी से बुंदेलखंड की जो तरक्की है वो रुक गई। सलाम करता हूँ उत्तराखंड के लोगों के जज्बे को, उनकी वीरता को, उनकी बहादुरी को। और कोई राज अगर हम खत्म कर रहे हैं तो राज का पहले से ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए कि उसका डिमोशन होना चाहिए, वहाँ की तरक्की बढ़नी चाहिए। सड़कें बन रही हैं, मकान बन रहे हैं जी। और आज हमारे बुंदेलखंड में ही सड़कों की समस्या है। और महादेव महाकाल, तो क्या मतलब भगवान शंकर के प्रति अटूट आस्था है? जो मेरे महादेव कहते हैं, मेरे लिए मेरी पूजा जनता की सेवा ही उनकी पूजा है और जो हूँ महादेव की वजह से हूँ। यूपी का बुंदेलखंड, जहाँ के बारे में एक कहावत प्रचलित है कि बुंदेलखंड की यही कहानी, न खेत को पानी न पेट को पानी। उसी बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय जनता पार्टी के लगातार दूसरी बार विधायक बृजभूषण राजपूत जी हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे, उनकी राजनीतिक जर्नी, उनका सफर कैसा रहा राजनीति की दुनिया में। अभी युवा हैं तो आमतौर पर युवा जब पढ़ लिख कर आगे जाते हैं तो आईएएस, इंजीनियर और तमाम इन सब चीज़ों, इन फील्ड में जाने का ख्वाब होता है, लेकिन वो राजनीति में आए, समाज सेवा में आए। इसके बारे में बात करेंगे और बुंदेलखंड की जो मूलभूत समस्याएं हैं इस पे इनकी क्या राय है, इस पे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका यूपी न्यूज में। जी नमस्कार। सर सबसे पहले बुंदेलखंड के बारे में बात हो, क्योंकि आप बुंदेलखंड का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो एक कहावत आपने सुनाई सर? एक कहावत ये भी है बुंदेलखंड की, बुंदेलों की सुनो कहानी, बुंदेलों की वाणी में, पानीदार यहाँ का पानी, आग यहाँ के पानी में। जी। तो बुंदेलखंड के पानी में अपने आप में इतना ऐतिहासिक है जिसका वर्णन जो है आला ऊदल की गाथा में सुनाई दिया है। वीर भूमि कही जाती है। वीर भूमि कही जाती है। स्वतंत्रता की लड़ाई में जो है महारानी लक्ष्मीबाई जी का, रानी अवंतीबाई लोधी जी का जी, और भी बुंदेलखंड के महापुरुष हैं जिन्होंने देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना जीवन समर्पित किया। और धार्मिक स्थल में भी बुंदेलखंड किसी भी क्षेत्र से पीछे नहीं है। जी सर, बुंदेलखंड की अगर बात हो रही है, आप महोबा से आते हैं जी। महोबा को ही सही से वीर भूमि कहा जाता है। बुंदेलखंड में आला उदल का इतिहास महोबा से ही जुड़ा रहा है। तो अगर हम पर्यटन की दृष्टि से बात करें तो क्या आला उदल एक बड़ा नाम है अगर देखा जाए तो क्या किया गया बुंदेलखंड के लिए? सरकारें, जो तमाम सरकारें आई, बुंदेलखंड राज को खत्म करके ही जो खत्म बुंदेलखंड राज को किया गया है, तो वही बुंदेलखंड के लोगों के साथ में एक अपराध हो गया। जी। सन 1948 में बुंदेलखंड राज का गठन हुआ और 8 साल 7 महीने बुंदेलखंड राज रहा। 1956 में बुंदेलखंड राज को खत्म कर दिया। तो उसी वक्त जो है बुंदेलखंड का पतन होना शुरू हो गया। उस वक्त बुंदेलखंड के लोगों ने बुंदेलखंड राज खत्म ना हो, बुंदेलखंड को दो भागों में ना बांटा जाए, जो बुंदेलखंड को आधा उत्तर प्रदेश और आधा मध्य प्रदेश में कर दिया, उसी वक्त से जो है बुंदेलखंड के ऊपर एक अपराध अत्याचार सा हुआ और तभी से बुंदेलखंड की जो तरक्की है वो रुक गई। दिन प्रतिदिन उसके बाद से बुंदेलखंड दिन प्रतिदिन पीछे होता चला गया। अगर उस वक्त बुंदेलखंड के लोगों ने, जब बुंदेलखंड राज को ख़त्म किया गया था और बुंदेलखंड राज के लिए लड़ाई लड़ी होती कि बुंदेलखंड राज ख़त्म नहीं होना चाहिए, तो आज बुंदेलखंड के लोगों को जो समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, जो तो वो करना नहीं पड़ता। जी। अगर सर हम बुंदेलखंड की बात करें, जैसे कभी और आपने कही कि बुंदेलखंड के लोगों को नहीं मिल रहा है, ये कांग्रेस ने जो है उस वक्त जो है बुंदेलखंड राज को खत्म किया। ओके। हाँ सर, अगर कांग्रेस की सरकार थी जी, और कांग्रेस ने क्यों बुंदेलखंड को बुंदेलखंड राज खत्म क्यों किया और दो भागों में क्यों बांटा?
इस बात का कांग्रेस पार्टी के लोगों को जवाब देना चाहिए जी। कि आखिर आपको ऐसा क्या लगा कि बुंदेलखंड राज को खत्म किया जाए। और कोई राज अगर हम खत्म कर रहे हैं तो राज का पहले से ज़्यादा डेवलपमेंट होना चाहिए कि उसका डिमोशन होना चाहिए, वहाँ की तरक्की बढ़नी चाहिए। सरकार की नीति और संवैधानिक आधार पर अगर हम कोई चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं तो और उसके लिए नया विचार कर रहे हैं तो उसके लिए ये तो तय होना चाहिए ना कि अगर हम बुंदेलखंड राज खत्म करेंगे तो उससे बुंदेलखंड का उससे भी अधिक विकास, डेवलपमेंट और वहाँ के लोगों की उन्नति कैसे होगी। तो ये सब विचार करने के बाद ही राज खत्म करना चाहिए। मगर कांग्रेस ने जो है बुंदेलखंड राज तो खत्म कर दिया, जी। जिसके साथ साथ बुंदेलखंड का विकास रुक गया। विकास का जो पहिया है वो रुक गया, जिसकी वजह से वहाँ पे किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर होने लगा। अब वहाँ पलायन बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, वहाँ का डेवलपमेंट रुक गया। वहाँ का पर्यटन क्षेत्र का जिस तरीके से विकास होना चाहिए था वो विकास वो नहीं हो पाया। जिस तरीके से आप हमसे पूछ रहे हैं कि आला उदल की जो बड़ा एक नाम है, उनकी गाथा, वीर रस की गाथा गाई जाती है, सेना में भी सुनाई जाती है वीर रस की गाथा उनकी। ये सारी चीज़ों का रुक जाना सिर्फ एक चीज़ से के कारण हुआ है, वो भी बुंदेलखंड राज खत्म कर देने की वजह से। सर, अगर जिसे हम बात करें तो उत्तराखंड भी कभी उत्तर प्रदेश का ही अंग था जी, उसको अलग किया गया। हाँ। और आज उत्तराखंड का डेवलप आप देख रहे हैं कि देश विदेश से वहाँ पर सैलानी आते हैं और एयरपोर्ट, तमाम चीजें वहाँ की जो विकास की बात मैं उत्तराखंड के लोगों को सलूट करता हूँ, सलाम करता हूँ उत्तराखंड के लोगों के जज्बे को, उनकी वीरता को, उनकी बहादुरी को, कि उन्होंने अपने हक के लिए जो है लड़ाई लड़ी और अपना उत्तराखंड राज बनवाया। और आज 20 सालों में उत्तराखंड जो है चमक रहा है। आज उत्तराखंड में जब वो हमारे उत्तर प्रदेश के साथ में जुड़ा हुआ था तब उत्तराखंड में एक भी एयरपोर्ट नहीं था। आज उत्तराखंड में 4 एयरपोर्ट हैं, 4 इंडस्ट्रियल एरिया हैं। पर्यटन की अथाह संभावनाएं बढ़ गई हैं। वहाँ पैर रखने की आज जगह नहीं है उत्तराखंड में, लोगों को होटल नहीं मिल रहे। आज एयरपोर्ट के साथ साथ जितने भी वहाँ पर धार्मिक स्थल हैं उनका सौंदर्यीकरण, डेवलपमेंट इतना अच्छा हो गया कि आज वहाँ पे हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर से लोग यात्रा कर रहे हैं। 4 लेन सड़कें बन गई पहाड़ों में जी। मतलब जहाँ लोग पैदल चलना नहीं पहुँच पाते थे, आज वहाँ पे वहाँ की सरकार ने राज बनने के बाद में वहाँ 4 लेन सड़कें बनवा दी। एक तरफ हमारा बुंदेलखंड है जहाँ पे गिट्टी, बालू, सब कुछ यहाँ हमारे बुंदेलखंड से निकलता है। खनिज के भरमार है, पूरी खनिज का भरमार है जी। पूरे प्रदेश हमारे बुंदेलखंड से डेवलप हो रहा है जी। सड़कें बन रही हैं, मकान बन रहे हैं जी। और आज हमारे बुंदेलखंड में ही सड़कों की समस्या है। तो सर, क्या वजह आप मानते हैं, आप राजनीतिक भी हैं, आप विधायक हैं, राजनीतिक व्यक्ति हैं, क्या वजह मानते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा क्यों किया, बुंदेलखंड के साथ ये अन्याय क्यों किया, बुंदेलखंड को अलग करके? ये तो कांग्रेस बताए, राहुल गांधी बताए ना जी। ये तो राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके खड़गे जी को बताना चाहिए कि बुंदेलखंड राज खत्म क्यों किया। इस परिवार के लोगों ने बुंदेलखंड के गरीब किसानों के बीच में आके रोटियां तो तोड़ी। जब जब चुनाव हुए देश के अंदर तब तब कांग्रेस के नेता, गांधी परिवार बुंदेलखंड की गरीबों के बीच में हमदर्दी जताने के नाम पर उनके बीच में रोटियां तो खाई, मगर रोटी खाई, नमक खाया, मगर नमक का हक अदा नहीं किया। अगर किसी गरीब के यहाँ आप रोटी खाएंगे, नमक खाएंगे उसका, तो उस नमक का हक अदा करेंगे कि नहीं करेंगे? जी। तो कांग्रेस ने कभी हक तो अदा किया नहीं। तो ये कांग्रेस के लोगों को की जिम्मेदारी है, वो बताएं किस आधार पे उन्होंने बुंदेलखंड राज को खत्म किया। तो आप जब बुंदेलखंड की आज जो स्थिति है, चाहे डेवलपमेंट में हो, चाहे गरीबी में हो, चाहे जिस चीज को लेकर, उसके जिम्मेदार कांग्रेस को मानते हैं पूरी तरह? 100%। जब कांग्रेस की सरकार के वक्त में बुंदेलखंड राज खत्म हुआ तो मैं किसको जिम्मेदार मानूंगा? उसके बाद आपकी भी सरकार रही तो बुंदेलखंड में क्या डेवलपमेंट हुआ? हमारी जो सरकार आई, हमारे सरकार के टाइम पे बुंदेलखंड में एक्सप्रेसवे बना जी। कई जगह एयरपोर्ट बनाने का काम चल रहा है।
हमारे यहाँ चित्रकूट में डेवलपमेंट हुआ रहा है। जी, हाँ, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड के लोगों की पानी की समस्या को समझते हुए हर घर नल योजना शुरू की। जी। कितना सर धरातल पे कितना ये हर घर जल योजना नल योजना धरातल पे कितना फलीभूत हुई? आप क्षेत्र में घूमते होंगे, लोगों के बीच में जाते हाँ, होंगे। हाँ। क्या लग रहा है कि आप वास्तव में क्या ये देखिए, योजना सफल है? वास्तव में पहली बात तो ये है कि देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने बुंदेलखंड की पीड़ा को समझा, जी, पीड़ा को समझा और हर घर नल योजना दी और उसका काम बहुत स्पीड से चल रहा है। जी, ये तो आपको भी पता है कि आपसे किसी से छिपा नहीं है। कोई आके बुंदेलखंड में ये सारी कामों को देख सकता है। एक्सप्रेस वे बना है, किसी से छिपा नहीं है, सब लोग आके देख सकते हैं। जी। चित्रकूट जाएंगे आपको दिखाई देगा सौंदर्य। और पहले जो भी बुंदेलखंड के धार्मिक स्थल, पर्यटक स्थल हैं, जो कभी किसी सरकार ने वहाँ पे 1 रुपया खर्च नहीं किया, मैं ये बात जरूर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में वहाँ पे ध्यान दिया गया, काम कराया जा रहा है। सर, मगर समस्या है, जी, हैं? जी। क्योंकि राज अगर होता तो एक अलग ही बात होती। सर, अभी आपने एक पलायन की बात करी जी। कि बुंदेलखंड में पलायन हाँ। की वजह कांग्रेस है, ठीक है। तो पलायन की वजह क्या है? क्यों वहाँ के लोग पलायन करते हैं? क्या वजह, क्या वहाँ रोजगार नहीं है? क्या व्यवस्थाओं में कमी है या क्या है? बुंदेलखंड में 4 बड़े इंडस्ट्रियल एरिया शुरू हुए थे। एक तो जनपद जालौन के उरई में, जी, और बहुत पुराना वहाँ पे जनपद जालौन के कालपी में कागज उद्योग था, हैंडमेड कागज बनाया जाता था। कोंच में भी बहुत बड़ा जो है कपड़े का व्यापार किया, खादी कपड़े का व्यापार किया जाता था। जी, जबकि स्पेशली उरई से कोंच के लिए एक रेलवे लाइन सिर्फ कोंच तक के लिए पड़ी हुई है। हाँ, वो बंद हैं, तीनों बंदी की कगार पे हैं। आप हमीरपुर में आ जाइए तो सुमेरपुर में एक इंडस्ट्रियल एरिया बड़ा हुआ था, आज भी वहाँ हिंदुस्तान लीवर की एक फैक्ट्री लगी हुई है, बाकी जितनी फैक्ट्रियाँ थी वो सब बंद हो गई हैं, तो वो भी बंदी की कगार पे है। बांदा में भी जो है इंडस्ट्रियल एरिया था, तो वो भी बंदी की कगार पे है। और झांसी में इंडस्ट्रियल एरिया था, वो भी उत्तर प्रदेश में 4 पहले जनपद बुंदेलखंड के नामों से हुआ करते थे, जिनमें फिर भविष्य की मांग हुई, लोगों ने हक मांगा कि जैसे महोबा के लोगों ने महोबा जिला अलग बनाने की मांग की तो जिला बन गया। ऐसे ही चित्रकूट जिला अलग बन गया, ललितपुर जिला अलग बन गया। पहले मुख्यतः 4 जिले ही उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड के हुआ करते थे, तो चारों में एक-एक इंडस्ट्रियल एरिया हुआ सर, करते थे। ये इंडस्ट्रियल एरिया किस सरकार में बना था? कांग्रेस सरकार में ही तो आया होगा इंडस्ट्रियल एरिया। जी, कांग्रेस सरकार में ही तो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप हुआ होगा। ये इंडस्ट्रियल एरिया बीपी सिंह जी की सरकार में हुआ था, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार में। ओके, तो बंद करने का काम कांग्रेस ने किया इसको आपके मुताबिक? मेरा ये कहना है कि जिस तरीके से राज्यों को एक विशेष राज्य का दर्जा मिलता है जी। और केंद्र शासित बजट मिलता है, विश्व बैंक का एक पैकेज मिलता है, इन सारे पैकेजों के आधार पर राज्य की अपनी चलाने की एक व्यवस्था अलग होती है। जी, और फिर हर एक मुख्यमंत्री की अपनी एक अलग सोच होती है, काम करने का अपना एक नज़रिया, एक तरीका अलग होता है। तो जो मुख्यमंत्री आता है वो अपने हिसाब से प्रदेश के डेवलपमेंट के बारे में काम करता है। तो ऐसे ही पहले के जो मुख्यमंत्री लोग रहे, उनकी नज़र बुंदेलखंड पर इतनी नहीं पड़ी, जिसकी वजह से जो है बुंदेलखंड का डेवलपमेंट नहीं हो पाया, और जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो धीरे-धीरे बर्बाद होता चला गया। जी। सर, अब आपके बारे में थोड़ी सी बात हो जाए। जी। आपका राजनीतिक जीवन, मतलब आप शिक्षा कहाँ से हुई, कहाँ से पढ़ाई हुई, अब राजनीतिक जीवन में कैसे आए, मतलब कैसे झुका हुआ राजनीति की तरफ आपका? देखिए, मेरी शिक्षा बुंदेलखंड में ही हुई और वहीं मैं पढ़ा लिखा बड़ा हूँ जी। और मैं शॉर्ट में ही कहूँगा क्योंकि ये विषय बहुत लंबा हो जाता है जी, है ना। और पृष्ठभूमि मेरी पारिवारिक जो है बैकग्राउंड राजनीति, मेरे पिता जो है 4 बार सांसद रहे हैं, श्री गंगाचरण राजपूत जी, और वो 3 बार लोकसभा हमीरपुर महोबा से जीते और 1 बार वो राज्यसभा सांसद रहे हैं। तो उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, मगर राजनीति में मेरी तो समाज सेवा बचपन से ही आपको जो है। हाँ, राजनीति में मेरी रुचि नहीं थी।
जी। जी, राजनीति में मेरी रुचि नहीं थी। जी, पहले मुझे बिज़नेस करने का बड़ा शौक था कि बिज़नेस टाइकून बनूँगा, जी, बिज़नेसमैन बनूँगा। जी, मगर हमारे यहाँ 2005 में सूखा पड़ा। जी, बुंदेलखंड में प्रत्येक वर्ष दैवीय आपदा होती है, जी, जिसकी वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो जाती हैं। जी, तो जिस वजह से हमारे यहाँ का किसान जो है आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जी, लगातार कर्ज़ में डूबता चला जा रहा है। तो उसकी वजह से लोगों ने अपनी गायों को जो है छोड़ देते हैं, जब वो दुधारू नहीं रहती हैं, दूध देने लायक नहीं रहती हैं या फसल अच्छी नहीं होती है, खिला नहीं पाते हैं, तो वो अपने जानवरों को छुट्टा छोड़ देते हैं। तभी मुझे एक गाय मिली और वो सड़कों पे घूमती थी, तो मैं देखता था कि ये गाय क्यों घूम रही, तो मुझे पता चला कि ये सूखा पड़ा हुआ है, लोग नहीं खिला पा रहे हैं। इस वजह से। फिर इस वजह से ये गाय छूटा है। फिर ऐसे ही एक्सीडेंटल मामला हुआ कि हम बैठे हुए थे, एक बछिया आ गई और वो बछिया बहुत भूखी प्यासी थी, तो हमने उसे जो है खाने-पीने के लिए डाला, तो वो काफ़ी कुछ खाती चली गई। तो तभी मैंने फिर मन में हुआ इतनी भूखी प्यासी ये घूम रही। फिर मैंने संकल्प लिया कि उस वक़्त मैंने पढ़ाई ख़त्म की, एमए कंप्लीट किया था। जी, तो मुझे लगा कि इन गाय के लिए कुछ करना चाहिए। तो मैं उस वक़्त हनुमान मंदिर में प्रत्येक मंगलवार को जो है दर्शन करने जाता था। जी, तो कुछ मंदिर के पास गाँव के लोगों के साथ थोड़ा वहीं पे पूजा करने के बाद बैठ जाता। तब मैंने फिर वहाँ पे जो लोग थे किसान, उनसे चर्चा की कि इसकी वजह से आपको क्या परेशानी होती? तो उन्होंने कहा भैया बहुत परेशान होते हैं, अगर फसलें होती हैं तो फिर ये खा लेते हैं। तो हमने कहा क्या करें? बोले गौशाला खोलें। तो फिर हमने ऐसे ही एक छोटी-सी गौशाला खोली। हमने कहा जिस लायक मैं हूँ, जितना कर पाऊँगा मैं एक गौशाला खोलूँ। तो एक लगभग 50 गाय की गौशाला हमने 2005 में शुरू की जी, और वहीं से हमारी समाज सेवा शुरू हुई। शुरू हुई। हुँ, मतलब गौ सेवा शुरू हुई। गौ सेवा से समाज सेवा। समाज सेवा, गौ सेवा से फिर समाज सेवा के तरफ कब बढ़े ये मुझे पता नहीं चला। जी, हाँ, जी, गौ सेवा करने जाते थे तो गाँव के लोगों से मिलना-जुलना हो जाता था। तो फिर बैठना होता था तो उनकी कोई प्रॉब्लम होती थी तो बताते थे। तो कभी-कभार किसी अधिकारी को फ़ोन कर दिया करता था मैं। जी, तो ऐसे-ऐसे गौ सेवा से धीरे-धीरे जो है समाज सेवा की ओर बढ़ा। आज जो है मेरी अपनी खुद की एक गौशाला है जिसमें लगभग 250 से 300 गाय हैं, जी, जिनकी मैं सेवा करने जब भी विधानसभा में मैं रहता हूँ, जी, तो उन गाय की सेवा करने मैं जाता हूँ। अपने हाथ से ही गाय को खिलाता हूँ, हुँ, भूसा-सानी भी करता हूँ, गोबर भी हटाता हूँ और अलग-अलग बार जैसे कभी सब्जियाँ खिलाते हैं, कभी फल खिलाते हैं उन गाय को। जी, मतलब एक परिवार का हिस्सा समझ के सेवा करता रहता करते हूँ मैं। रहते हैं। तो अपनी खुद की ज़मीन पर, ये नहीं कोई सरकारी ज़मीन पर या सरकारी पैसे से, खुद की ज़मीन पर, खुद के पैसों से एक गौशाला बनाई है, और उसको चल जिसमें लगभग 250 से 300 गौ हैं, जो बूढ़ी गाय हैं, बैल हैं, जो दूध नहीं देती हैं, जी, जिनकी व्यवस्था जो है महादेव की कृपा से, मेरी तो अपनी कोई ऐसी शक्ति नहीं है, जी, महादेव का आशीर्वाद है, चल रहा जिनके आशीर्वाद से उन सब गायों की खाने-पीने की व्यवस्था, उनके इलाज की व्यवस्था चल रहा है। हो जाती है। और सर एक जी, सवाल होगा निजी होगा हालाँकि, जी। लेकिन तब भी हम आपसे पूछेंगे। जी। सर आमतौर पर राजनीतिक जो हैं वो खादी में दिखते हैं। हुँ, सफ़ेद कुर्ता, सफ़ेद पजामा या जी। सफ़ेद धोती, लेकिन आपका गेटअप पूरा जो है ब्लैक है आज। और महादेव, महाकाल तो क्या मतलब भगवान शंकर के प्रति अटूट आस्था है। आपका पूरा गेटअप जो है वो पूरा भगवान शंकर के भोले शंकर के भक्त के रूप में दिख रहा है। तो इसकी कोई मैं ख़ास वजह उनका भक्त हूँ से जी, और जो हूँ महादेव की वजह से हूँ। अपने माता-पिता और अपने महादेव का विशेष आशीर्वाद है। उनका सेवक हूँ महादेव का छोटा-सा। जी। उनकी तो रोज़ाना सर कितना समय देते हैं पूजा-पाठ में? इस मतलब व्यस्ततम लाइफ़ में भी? देखिए, मेरे लिए मेरी पूजा, जो मेरे महादेव कहते हैं, मेरे लिए मेरी पूजा जनता की सेवा ही उनकी पूजा है। जी, और फिर जितना थोड़ा बहुत जल चढ़ा दिया, दूध चढ़ा दिया, जो टीका लगा दिया, क्योंकि महादेव यही कहते हैं ज़्यादा आडंबर करने की आवश्यकता नहीं है। महादेव यही कहते हैं कि ये दुनिया मेरी है और इस दुनिया की से प्रेम करना ही तुम लोगों का कर्तव्य है।
इस दुनिया की प्रत्येक चीज़ से, प्रत्येक वस्तु से प्रेम करो। ये सब मेरा है और सब कुछ तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूँ, हैं? और ये दुनिया हमारी है। तो जी। ऐसा महादेव का तो वही उसी का मैं अनुसरण करता हूँ। तो मुझे लगता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा मैं गरीब, किसान, मज़दूर लोगों की, माताएँ, बहनों की मदद करता हूँ, तो मुझे यही लगता है कि मैं महादेव की सेवा कर रहा हूँ। सर एक अंतिम सवाल आपसे जी। चलते-चलते हुँ। आपके हिसाब से एक जनप्रतिनिधि के अंदर क्या गुण होना चाहिए? कैसे हम उसको कहें कि ये जनप्रतिनिधि है? उसके अंदर क्या गुण होना चाहिए? देखिए, इसमें गुणों की परिभाषा तो नहीं मैं ऐसे व्याख्यान कर सकता हूँ, मगर मैं यही कहूँगा कि जनप्रतिनिधि जनता का है और जनता ने उसे चुना है जी। और जनता के बीच में रहकर जितनी ज़्यादा से ज़्यादा उनकी मदद और सेवा करने का अवसर मिले, उसमें चूकना नहीं चाहिए। जी। और वर्तमान में रहकर वो हम लोग जो कहते हैं कल करो सो आज करो सो अब। मतलब ये नहीं सोच के किसी जनप्रतिनिधि को काम करना है कि नहीं इनकी मदद हम कल कर देंगे। अगर वो आज आपके पास आया है, तो आप उसके लिए आज जितनी मदद कर सकते हो, उसका आप पूरा प्रयास करें। परिणाम जो भी हो, जी। मगर आपका प्रयास हर 100% होना चाहिए, और तुरंत होना चाहिए। तुरंत होना चाहिए, उसके सामने होना चाहिए और तुरंत होना चाहिए। जी। उसका रिजल्ट जो भी हो, जी। आपके हाथ में जो है, आपको सरकार ने मोबाइल दिया है, उस मोबाइल को उठाइए। जिस भी संबंधित अधिकारी को फ़ोन करने की आवश्यकता है, उसके लिए तुरंत करिए। उसके लिए सरकार ने आपको लेटर पैड दिया है, उसके लिए अगर चिट्ठी लिखने की आवश्यकता है, तो तुरंत उसके लिए चिट्ठी लिख दीजिए, है ना? जी। अगर उसके साथ जाके कहीं काम हो सकता है, तो उसके साथ जाकर उसका काम कराने की करें। जी। वैसे तो जनप्रतिनिधियों से जनता को बहुत ज़्यादा अपेक्षा होती है और जनप्रतिनिधि भी अपनी जनता के साथ में परिवार की तरह रहता है। मगर जनप्रतिनिधि को तो लोग विलेन की तरह दिखाते हैं। जी। अगर पिक्चरें जितनी बनती हैं हमारे देश में, जी। तो हमारे देश में हर पिक्चर में जो है जनप्रतिनिधि को जो है विलेन के रूप में दिखाया जाता है। जी। और हकीकत में जनता के लिए लड़ता कौन है? जनप्रतिनिधि। जनप्रतिनिधि लड़ता है। जी। अस्पताल ले जाना है तो विधायक ले जाएगा, प्रधान ले जाएगा, जिला पंचायत सदस्य ले जाएगा, सांसद ले जाएगा या उनकी गाड़ी से जाएगा या उनका लेटर ले जाएगा। बिल्कुल। हाँ? जी। तो छोटी से भी छोटी अगर समस्या होती है, तो एनी टाइम किसी भी वक़्त में कोई ना कोई जनप्रतिनिधि या समाज सेवी जो है जनता के साथ में खड़ा हो जाता है। जी। तो जनप्रतिनिधि को जनसुलभ होना चाहिए, जनता के बीच में होना चाहिए, ऐसा विधायक जी का कहना है। हमारे साथ आज महोबा के चरखारी विधानसभा से लगातार दूसरी बार विधायक बृजभूषण राजपूत जी थे, जिनसे तमाम बातें हुई। उन्होंने बताया कि एक जनप्रतिनिधि को कैसा होना चाहिए। हम फिर मिलेंगे हमसे है सियासत में एक नए विधायक, एक नए सांसद, एक नए जनप्रतिनिधि के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। नमस्कार।